क्या ढूंढ रहा है नासा समंदर की गहरी तह में? यस, समंदर की सतह से 10 किलोमीटर नीचे गहरे पानी में ऐसा कौन सा राज मौजूद है जिसे नासा डेस्परेटली खोज निकालना चाहता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फ्लोरिडा के साहिल से थोड़ी ही दूर समंदर की 20 मीटर की गहराई में दुनिया का इकलौता अंडर वाटर लैब बसा हुआ है जिसका नाम है एक्वेरियस रीफ बेस। यहाँ पर हर साल नासा के 5 से 6 रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स कई हफ्तों के लिए भेजे जाते हैं एक खास किस्म के प्रोजेक्ट की खातिर जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीमो, यानी कि नासाज एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस। इन नासा साइंसदानों को स्पेसिफिकली बोला जाता है एक्वानॉट्स। सिर्फ यही नहीं, नासा की एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जिसका नाम है ऑर्फियस। ये समंदर के 10 किलोमीटर अंदर डीप डाइव करके वहां पर आज रिसर्च कर रही है। बट नासा जैसी एक स्पेस एजेंसी का आखिर समंदर की गहराइयों में क्या काम है भाई? आफ्टर ऑल, अमेरिका के पास ओशियन रिसर्च करने के लिए तो अलग से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, NOAA, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्या नासा को समंदर के नीचे किसी एलियन लाइफ फॉर्म होने के सबूत मिले हैं क्या, या फिर जमीन पर कोई बड़ी तबाही होने वाली है जिसका एहसास नासा साइंसदानों को पहले से ही हो चुका है? वेल, एक फेमस जियोफिजिसिस्ट एडवर्ड बुलट ने एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी। जमीन का 2/3 हिस्सा समुद्रों के पानी से भरा हुआ है, लेकिन आज भी हम चांद और मार्स की सतह के एक एक नक्शे और इसके एनवायरनमेंट के बारे में हमारे समुद्रों से ज्यादा जानते हैं। विच बेसिकली मीन्स समंदर की तह तक पहुंचना और वहां पर जाके रिसर्च करना इतना डिफिकल्ट है। और ये जानते हुए भी नासा ने अपने इस यूनिक समुद्री मिशन को प्लान किया। सो ऐसा क्या होने वाला है जिस वजह से नासा ने ये यूनिक समुद्री मिशन प्लान किया? चलिए समझते हैं क्या एग्जैक्टली चल रहा है नासा साइंसदानों के दिमाग में और क्या हमें इस बात की टेंशन लेनी चाहिए। देखो, आज ही के दौर में नासा एक बहुत ही खतरनाक मिशन प्लान कर रहा है। एक ऐसा मिशन जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत अरसे से वेट कर रहा था। ये देख रहे हो, पानी में रहने वाले सभी जानवरों की स्पीशीज में से 90% ऑर्गेनिजम्स सब इस सनलाइट जोन में रहते हैं। पता है ऐसा क्यों है? इतने बड़े ओशियन में से इतना छोटा सा हिस्सा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों है? वेल, इसका मेन रीजन ये है कि जैसे जैसे आप पानी की गहराई में जाते चले जाते हो, प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ने लगता है। हर 10 मीटर गहरा जाने पर वाटर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो प्रेशर हमारा बॉडी नॉर्मली जमीन में फील करता है, ये कह सकते हो जमीन के एटमॉस्फेयर में फील करता है। आपको याद है वो टाइटन सबमर्सिबल का किस्सा? वो सबमर्सिबल सी लेवल से 3.5 किलोमीटर अंदर थी जब वो इम्प्लोड हो गई थी और अंदर बैठे लोग 1 मिली सेकेंड के अंदर ही पूरे तरीके से लिटरली वेपराइज हो गए थे, एकदम इंस्टेंटली। उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ होगा क्योंकि ब्रेन को ही पेन सेंसेशन फील करने के लिए कम से कम 25 मिली सेकेंड्स का टाइम लग जाता है। इससे पहले कि वो कुछ महसूस भी कर पाते, सब कुछ एक झटके में ही खत्म हो गया। मगर जिस गहराई में टाइटन इम्प्लोड हुआ था, इससे भी और 3 गुना ज्यादा नीचे नासा जा रही है, क्योंकि नासा बहुत ही जल्द एक बड़े लेवल का एलियन एक्सप्लोरेशन मिशन प्लान कर रही है। वो भी हमारे ही सोलर सिस्टम के एक ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट में जहां पर हमें एलियन लाइफ मौजूद होने के सिग्नल्स मिले हैं। बस वहां पर जाकर हमें कंफर्म करके आना है। अब वो कौन सा मिशन है और हमारे ही सोलर सिस्टम में एग्जैक्टली नासा एलियंस को कहां पे ढूंढने वाली है? क्या आपको ये चीज पता है? वेल, इसके बारे में हम कुछ ही देर में जानेंगे, लेकिन इससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट समझते हैं कि एक एलियन मिशन का जमीन के गहरे समंदर से क्या लेना देना हो सकता है। वेल, आपको तो पता ही है कि साइंसदानों के मुताबिक अर्थ पर लाइफ की शुरुआत गहरे समंदर में ही हुई थी और यही फैक्ट नासा के लिए एक बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। दरअसल नासा साइंटिस्ट के मुताबिक देयर आर 3 बेसिक क्राइटेरियाज जिससे हम जैसी लाइफ का क्रिएशन होता है किसी भी एनवायरनमेंट में। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 एनर्जी, नंबर 3 केमिस्ट्री। हम कितने भी एडवांस्ड और इंटेलिजेंट बीइंग क्यों ना बन जाएं, लेकिन आखिरकार हम सब नॉन लिविंग एटम से ही तो बने हैं और हम सब पर भी वही लॉज एंड फोर्सेस ऑफ नेचर एप्लीकेबल हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जो लाइफ को क्रिएट करने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। और ये एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ एक स्पेशल वे में कंबाइन होते हैं तो उनके इंटरेक्शंस, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, से लाइफ का क्रिएशन होता है। मगर सारे एलिमेंट्स को साथ में रख देने से क्या ये अपने आप कंबाइन हो जाएंगे और लाइफ का क्रिएशन हो जाएगा? वेल, इसे ऐसे समझो, अगर हमारे पास चाय, पत्ती, चीनी और अदरक हो तो क्या उनको साथ में एक पतीले में रखने से चाय बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, राइट? चाय बनने के लिए चाहिए एक मीडियम जो कि है वाटर, और फिर चाहिए एनर्जी उन्हें आपस में इंटरेक्ट कराने के लिए। जैसे हम गैस से ड्राइव्ड हीट एनर्जी चाय में ट्रांसफर करते हैं और चाय बनती है। अब जमीन के शुरुआती दिनों में
इन एलिमेंट्स को भी एक स्पेसिफिक वे में कंबाइन होने के लिए वाटर और एनर्जी की ज़रूरत थी, जो कि उस वक्त हमारे समंदरों में मौजूद थी। मे भी आपको सवाल ये आए कि एनर्जी डीप ओशियन में कहाँ से मिल सकती है। समंदर के गहरे अंधेरे कोनों तक तो सूरज की किरणें थोड़ी ना पहुँचती हैं, और ज़मीन पर तो हर कोई लिविंग बीइंग सन पर ही तो प्राइमरीली डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी, राइट? वेल, ये ना एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हम जानदार सनलाइट के बगैर जी ही नहीं सकते। असल में हम एनर्जी के बगैर जी नहीं सकते, और सनलाइट बाकी एनर्जी सोर्सेज में से बस सिर्फ एक सोर्स है। ज़मीन पर लाइफ की शुरुआत सनलाइट से नहीं हुई थी, और इसीलिए नासा की दिलचस्पी ओशियन के नीचे एक स्पेशल जोन में है जहाँ पर लाइफ पहली बार क्रिएट हुई थी, द हेडल जोन। सो द हेडल जोन ना ओशियन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो समुद्री तह को टच करता है। कई जगहों पर यह 10 किलोमीटर की गहराई तक भी जाता है, और ये खतरनाक रास्तों से भरा हुआ है। यहाँ पर पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी कि बेसिकली अंडर वाटर वोल्केनोज, ये जब फटते हैं तब उबलता हुआ पानी और साथ में मिनरल्स और लावा स्टीम रिलीज होता है। ये अंडर वाटर गीजर्स या हॉट स्प्रिंग्स जैसे होते हैं। वेंट से रिलीज हुए पानी का टेम्परेचर तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो सॉलिड मेटल तक को पिघला सकता है। वंस अगेन, सन से नहीं, हमारे अर्थ के एक्सट्रीमली हॉट कोर में से आई एनर्जी ने जमीन पर लाइफ को क्रिएट किया। इसी एनर्जी की वजह से सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, आरएनए एक्सेट्रा बने, जिसने फिर फर्स्ट यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज और वायरसेस को क्रिएट किया, जो फिर लाखों करोड़ों सालों के म्यूटेशंस और एवोल्यूशन के बाद मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज में तब्दील हो गए। साइंस के मुताबिक ऐसे शुरुआत हुई थी लाइफ की हमारी अर्थ पर, जिससे इंस्पायर होकर नासा दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ ढूंढ रहा है। सो अब आता है अगला सवाल, आखिर वो कौन सा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर कंडीशंस मिल सकती हैं? मरकरी सन के बहुत ही ज्यादा करीब है, वीनस बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, मार्स को तो ऑलरेडी हम स्टडी कर ही रहे हैं, एंड सो फार वहाँ पर अब तक कहीं भी लिक्विड पानी नहीं मिला। और इसके बाद वाले प्लैनेट्स वो तो सारे के सारे गैस जायंट्स हैं, उधर पानी क्या, जमीन भी नहीं है। वेल, यू आर राइट, गैस जायंट्स तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके मून्स तो सॉलिड है ना। उन्हीं मून्स में से एक है परफेक्ट कैंडिडेट यूरोपा। ये जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून है, जहाँ पर नासा के डाटा के हिसाब से हमारे अर्थ के ओशियंस जैसा ही सिमिलर साल्ट वाटर ओशियन छुपा हुआ है। 1979 के वोयेजर मिशंस और 1989 में लॉन्च होने वाले गैलीलियो मिशन ने जब यूरोपा के क्लोज अप इमेजेस लिए और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा को स्टडी किया, तो ये पता चला कि वैसे तो यूरोपा का सरफेस पूरा सॉलिड आइस से कवर्ड है, लेकिन जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से यूरोपा का सरफेस स्ट्रेच और स्क्वीज होता है। इसे कहते हैं टाइडल फ्लेक्सिंग। अब ये कांस्टेंट पुश एंड पुल की वजह से प्लैनेट का कोर एक्टिव है, और इसमें मैसिव जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से सरफेस के नीचे का वाटर लिक्विड स्टेट में ही बना रहता है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नेचर से ये भी प्रूव हुआ कि वहाँ पर ग्लोबली साल्ट वाटर ओशियन मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात पता है, साइंसदानों ने यह भी कैलकुलेट किया कि यूरोपा के ओशियन में अर्थ से दुगना पानी मौजूद है। एंड इवन एज यू नो, अर्थ की ही तरह यूरोपा का भी कोर जियोथर्मल एनर्जी से भरा पड़ा है, और इनके ओशियंस का कंपोजिशन भी बिल्कुल सिमिलर है। और इसी वजह से यहाँ पर भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। अल्टरनेट स्टडी में ये प्रूव हुआ कि यूरोपा के एनवायरनमेंट में और सरफेस कंपोजिशन में वो फंडामेंटल एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को सपोर्ट कर सकें, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। और इसी वजह से नासा यहाँ पर अपना स्पेस प्रोब भेज रहा है इसे और डिटेल में स्टडी करने के लिए, और यहाँ पर एलियन लाइफ होने के सिग्नल्स ढूंढ के निकालने के लिए। अब ये मिशन ना इतना अमेजिंग होने वाला है कि मैं पर्सनली, जैसे मैंने बताया, काफी अरसे से इसका इंतजार कर रहा था। इसे नॉर्मल मिशन बिल्कुल मत समझना, सभी स्पेस एजेंसीज के लिए ये ग्रैंड इंस्पायरिंग मिशन होने वाला है। आपको बस सिर्फ इसका एक अंदाजा देने के लिए इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन से इसे कंपेयर करते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल और हाईली सेलिब्रेटेड मिशन था। इसमें मून तक पहुंचने के लिए चंद्रयान के रॉकेट ने अर्थ के 5 चक्कर लिए थे, ताकि एक स्लिंग शॉट इफेक्ट के जरिए वहां तक जाने का मोमेंटम जुड़ सके। बट यूरोपा तक जाने के लिए नासा लिटरली वो गेम हुआ करता था ना, पिन बॉल करके, इसमें बाल कैसे इधर उधर आसमान से गिरे, खजूर में अटके, खा के सब जगह के फटके, वही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने वाला है। सुपर हार्ड कैलकुलेशंस होने वाले हैं। जुपिटर के मून यूरोपा का डिस्टेंस चंद्रयान 3 लूनर मिशन से ऑलमोस्ट 1600 गुना ज्यादा है। स्केल के लिए जस्ट इमेजिन करो कि मून आपकी बगल वाली बिल्डिंग में है, तो यूरोपा का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कराची से ऑल द वे इस्लामाबाद तक का ट्रेवल होगा।
और इस सफर में बड़े बड़े गैस जायंट्स की तगड़ी ग्रेविटी, उनके सैकड़ों मून्स का ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस, एस्टेरॉयड बेल्ट जिसमें लाखों स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे और उनकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस से बचते हुए जाना, एंड नॉट टू फॉरगेट सन की ग्रेविटी और सोलर विंड्स। ये सुपर कॉम्प्लिकेटेड मिशन होने वाला है। बोलना क्या है, आपको इसकी एक झलक ही दिखा देता हूँ। सो देखो, यूरोपा मिशन का फर्स्ट फेज है यूरोपा क्लिपर सैटेलाइट। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन ये है कि यूरोपा क्लिपर बस कुछ महीनों के अंदर ही इसी साल अर्थ से लॉन्च होगा और फिर वो मार्स तक पहुंचकर उसका एक स्लिंग शॉट लेकर एक बूमरैंग जैसे अर्थ की तरफ वापस आएगा। फिर अर्थ का स्लिंग शॉट लेकर स्पीड पकड़ेगा जुपिटर की तरफ, जिस तरफ ये लिटरली एक पिंग पोंग की तरह शूट होके यूरोपा की तरफ ट्रेवल करेगा। और ये तो बस शुरुआत है। अर्थ से निकलकर यूरोपा तक पहुंचने के लिए करीब 7 साल की जर्नी कैलकुलेट की है साइंसदानों ने। और इमेजिन करो, इस पूरे टाइम फ्रेम में हर एक प्लेनेट और स्पेस बॉडी की प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन को कैलकुलेट करना, एग्जैक्टली किस एंगल से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना है इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि प्लैनेट्स और मून्स तो अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो हर एक स्टेज पे किस डायरेक्शन में और कितने टाइम में पहुंचना है, ये सारी चीजों को नासा ने कैलकुलेट और प्रेडिक्ट करके अपने मिशन को प्रोग्राम किया है। अब इस सैटेलाइट की यूरोपा मून में एंट्री तो और भी ज्यादा फिल्मी है। जुपिटर के करीब पहुंचने के बाद यूरोपा के ऑर्बिट में घुसने के लिए यूरोपा क्लिपर सैटेलाइट जुपिटर के गैलीलियन मून्स, जो कि जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स हैं, उनके मल्टीपल फ्लाईबाइज करके यूरोपा के ऑर्बिट में घुसने वाला है। और इसीलिए मैं पर्सनली इतना एक्साइटेड हूँ। अच्छा, जब 2031 में इसकी स्पेस जर्नी खत्म होगी ना, तो ये प्रोब यूरोपा पर वहाँ की सतह और एनवायरनमेंट को स्टडी करना स्टार्ट कर देगा, जिसके बाद वहाँ की ग्रेविटी वैल्यूज, टेम्परेचर रीडिंग्स, एटमॉस्फेयर, विंड्स एक्सेट्रा का डाटा ये अर्थ तक भेजेगा। और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन होगा ना, वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से लिटरली कम नहीं होने वाला है। यूरोपा पर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद यूरोपा की सतह पर क्रायो बोट्स यानी कि बर्फ पेनिट्रेट करने वाले रोबोट्स भेजे जाएंगे, जो कि उसकी सतह की डिटेल जांच पड़ताल करेंगे। अभी के एस्टिमेट्स के हिसाब से यूरोपा पर मिनिमम 2 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की मोटी बर्फ की तह हो सकती है, जिसे पेनिट्रेट करके प्रोब को नीचे गहरे पानी तक पहुंचना होगा, जिसे करने में सालों का वक्त लग सकता है। वो क्रायो बोट बर्फ को न्यूक्लियर पावर से मेल्ट करते करते नीचे समंदर की गहराई तक पहुंचेगा और अपने साथ 48 माइक्रो रोबोट्स लेकर जाएगा, जिसे नीचे डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि फिर समंदर की गहराई में अलग अलग जगह पर स्विम करके लाइफ की खोज करेंगे। एकदम साइंस फिक्शन, राइट? और अगर लेट्स से हमें एलियन लाइफ मिल जाती है, तो उसकी बायोलॉजी आखिर कैसी होगी? जस्ट इमेजिन कैसा महसूस होगा अगर फाइनली हमें पता चल जाए कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। काफी डीप और एक्साइटिंग थॉट है, राइट? आपके ओपिनियन में यूरोपा के डीप वाटर्स में लाइफ मिलने के क्या चांसेस हैं? क्या चांसेस हैं कि वहाँ पर एक एलियन लाइफ फॉर्म की खोज हो जाएगी इस मिशन के जरिए? इफ यू आस्क मी, जरा सोचना कि आज दुनिया भर के कितने ही स्पेस एजेंसीज मिलकर एलियन लाइफ को सदियों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपा तो फिर भी हमारे बहुत ही नजदीक है। हमारे पास तो आज की तारीख में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप, हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जस्ट टू नेम अ फ्यू, जिससे हम लाइफ के एविडेंसेस मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तक खोज पाते हैं। लेकिन अब तक अनफॉर्चुनेटली एलियन लाइफ फॉर्म मौजूद होने का हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। आल्सो हम लाइफ के जन्म को उसी तरह से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से लाइफ जमीन पर इवॉल्व हुई थी। बट डीएनए जैसा ही कोई दूसरा सेल्फ रेप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है ना कि वो सिर्फ जमीन वाले ही स्टाइल में ही पैदा होता हो, वाटर बेस्ड ही हो। लाइफ की क्रिएशन के और भी तो कई तरीके हो सकते हैं जो अब तक हमें नहीं पता। हम सिर्फ जमीन वाले मॉडल की बेसिस पर ही हमारी खोज कर रहे हैं, जो कि एक्सट्रीमली रेयर हो सकता है, एंड वी माइट जस्ट बी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बट यू नो व्हाट, ये सब कुछ अच्छे से पता होने के बाद भी आज दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स, बेस्ट साइंटिस्ट एक जान होकर अपनी नेशनैलिटीज, अपने रंग, अपने नस्ल, अपने मजहब, अपने सेल्फ डाउट्स सब कुछ भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर उस 1% चांस को सक्सेस में बदलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस इज ह्यूमैनिटी एट इट्स वेरी कोर, जिसने हमें दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन बनाया। इट इज जस्ट प्योर क्यूरियोसिटी। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इवन अगर हम फेल भी हो जाएं, लेकिन ऐसे अनबिलीवेबल मिशंस इंसानी पोटेंशियल का बेस्ट बाहर निकालते हैं। हम इंसानों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल जरूर है, लेकिन वो बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे क्यूरियोसिटी ड्रिवन रेवोल्यूशनरी मिशंस हमें वो वजूद, वो मीनिंग देते हैं जो हमें आगे धकेलते रहता है।
हमारी सिविलाइजेशन को बेहतर बनाने में। और तारीख गवाह है इस बात की कि जब भी कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी मिशन आता है तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी उस मिशन के लिए डेवलप होती है उसका फायदा इंसानी स्पीशी के सभी डोमेन्स को एम्पावर करने में ही होता है। सो विद दैट सेड, लेट क्यूरियोसिटी बी द अल्टीमेट ड्रिवर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सो मच टू लर्न, so much to explore and so much to grow. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.